आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या दैनिक जीवन में हमारा उपयोग होता है, उसी का हम लोग जानेंगे। संख्या 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर ही बना होता है, जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो संख्या में यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक की संख्या से अंकों से मिलकर संख्या बनी होती है। जैसे कि हो गया 10 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। इस प्रकार से अंक मिलकर ही संख्या बनते हैं। संख्या कई प्रकार के होते हैं, तो जानते हैं संख्या के प्रकार को। पहले होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको n से दर्शाते हैं। इसमें आ जाता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अनंत तक के अंक आपका संख्या में आ जाते हैं। इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम W से दर्शाते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या में हम अगर 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। इस प्रकार केवल इतना ही अंतर है प्राकृतिक संख्या और आपका पूर्ण संख्या में 0 शामिल रह जाता है और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं रहता है। अब उसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। इसको I से तरफ से दर्शाते हैं। अगर हम पूर्ण संख्या में हम माइनस अंक या फिर ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ले तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं आपका 3 ऋण 3 2 1, मतलब इधर से अनंत से लेकर के, है ना, 0 1 2 3 4 5 उस तरफ अनंत तक। अनंत को होता है अंग्रेजी में इन्फिनिटी भी कहते हैं। फिर आता है सम संख्या अंग्रेजी में इसको इवन संख्या बोलते हैं। इवन संख्या को हमको ई से दर्शाते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाता है। जो संख्या 2 से भाग चला जाता है हम उसको सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में आपका आता है 2 4 6 8 10, इस प्रकार के अंक आपका सम संख्या है। सम संख्या के बाद आता है आपका विषम संख्या। इसे ओ से दर्शाते हैं, मतलब ओड नंबर बोलते हैं। ओड नंबर में क्या आता है 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार की संख्या को हम ओड नंबर बोलते हैं या फिर विषम संख्या ही बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी एक अन्य संख्या से भाग चला जाता है, हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर भाज्य संख्या जैसे देखते हैं 4 6 8 9 10 12, ये हमारे पूरा भाज्य संख्या है। अब उसके बाद आते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या को हम P से प्रदर्शित करते हैं। अभाज्य संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है वह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में क्या आता है 2 3 5 7 11 13 और आगे बढ़ते जाओगे 17 19, इस प्रकार से। यहाँ पर 1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन जनरल 1 को नहीं लेते हैं क्योंकि उस सब में ही सब संख्या से वो 1 भाग चला जाता है करके। उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम P/Q के रूप में अर्थात हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या के बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आता है तो अपरिमेय संख्या वह होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर आप √2 √5 या पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह होता है जिसमें आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या सभी शामिल रहते हैं, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको हम देख रहे हैं वास्तव में, रियल नंबर। इस प्रकार से हमने देखा कि ये संख्या के थोड़ा परिभाषा थी। इसके बाद हम आगे का सवाल बनाएंगे, तो उनके लिए देखते हैं। किसी भी संख्या भाज्य हो रही कि नहीं भाज्य हो रही, इसको जांच करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, तो देखते हैं। 2 से भाज्य,
कोई संख्या 2 से भाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके जानने के लिए हमको यह जानना जरूरी है कि उस संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो सम संख्या, तो वो हमेशा 2 से भाग जाएगा या भाज्य होगा। फिर आता है 3 से भाज्य है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए हमारे पास एक अच्छा तरीका है कि सभी संख्याओं का योग, जो संख्या दिया गया सभी संख्याओं का योग 3 से भाग जाता हो तो वह संख्या 3 से भाग जाता होगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर 3, 9, 6 दिया गया है, तो जोड़ करके देखते हैं कितना होता है आपका। 3, 6, 12, 12 और 6 18, 18 किन से जाता है, 3 से भाग चला जाता है, कितने बार, 6 बार। तो ये आपका आराम से 3 से भाग जा रहे हैं, हम देख सकते हैं। इसी प्रकार बड़ा से बड़ा भी संख्या रहेगा, अगर सभी संख्या का योग 3 से भाग जाता है तो वो संख्या 3 से भाजित होगा। फिर है 4 से, दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक, दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाजित होता है तो वह संख्या पूरा 4 से भाजित होगा। उसके बाद 5 से भाज्य, 5 से भाग के जात करने के लिए दिए गए संख्या के अंत में 0 या तो फिर 5 होगा, तभी वो 5 से भाग जाएगा या भाज्य जाता है। फिर है 6 से, 6 से भाग जाने के लिए जांचना होगा हमको, तो 2 और 3 से, जो संख्या 2 और 3 से पूर्ण रूप से भाज्य चला जाता है वह संख्या भी 6 से भी भाग चला जाएगा। हमने पहले देखा है कि 2 से जाने के लिए 0 या फिर सम संख्या और 3 से भाग जाने के सभी संख्या के योग को अगर 3 से भाग चला जाता है तो वो भाग के चलता है। इसी के आधार पर बना करके हम 6 को भी आसानी से कर सकते हैं। जो संख्या 2 और 3 से भाग चला जा रहा है मतलब वो संख्या 6 से भी भाग चला जाएगा। फिर है 8, तो दिए गए संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाजित हो रहा है तो दिए गए संख्या पूरा 8 से भाजित हो जाएगा। फिर 9 से, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से भाजित होता है वो तो वह संख्या भी 9 से भाजित होगा। उसके बाद है 11 के लिए थोड़ा से अलग है, इसमें है दिए गए संख्या, जितना भी संख्या दिया गया है अगर उस संख्याओं का सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं का योग का अंतर या 0 या 11 से विभाजित होता हो तभी वह संख्या 11 से भाग जाएगा या विभाजित होगा। इस प्रकार अंकों का जोड़ गुणा भाग, संख्या पद्धति में भी देखते हैं अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। क्योंकि हमने संख्या को देखा, संख्या 1 2 3 4 5 है, तो अब उस संख्या का या अंक का जोड़ना गुणा भाग देखते हैं। जैसे जोड़ना, ये जोड़ना तो ऐसे सभी लोग जानते हैं। जैसे कि कोई संख्या दिया गया है 2 धन 3, तो हम ये जोड़ लेते हैं 5 है करके। ये तो सामान्य संख्या है इसलिए हमने जोड़ दिए। अब इसी को हमको अगर इस रूप में दे दिया जाए कि आप ऋण 2 धन 3, तो आप क्या लिखोगे, क्या आएगा इसका, आपका 1 आ जाएगा। तो ये हमको जोड़ना भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दिया गया संख्या ऋण 2 धन 3, ऋण 2 धन 3 होता है 1। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं 5, तो हमको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ये संख्या ऋण है और ये धन है, तो ऋण और धन जुड़ता है तो जो संख्या का मान बड़ा है वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का मान 2 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर धन चिन्ह लगा। इसको हम इस चिन्ह के रूप में भी लिख सकते हैं लेकिन धन्य चिन्ह को अधिकतर नहीं दर्शाते हैं करके। तो देखो इसको हम एक उदाहरण से भी मान लेते हैं। हम मान ले जाए किसी से 2 रुपया उधारी लिए, हम अगर उसको 3 रुपये का नोट या 3 रुपया दिए तो हमको कितने रुपये वापस देगा, 1 रुपया, तो यही हमारे पास 1 रुपया आया। तो ये एक प्रकार से जोड़ना है, तो ये जोड़ना है। लेकिन अब इसी प्रकार से हो गया, अब देखिए घटाना, सॉरी इसको छोड़ो 1 मिनट। जोड़ने के लिए और भी उदाहरण देखते हैं। अब जोड़ने के एक उदाहरण देखते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। 2 ऋण 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऋण 1। क्यों, क्योंकि देखिए हम
यहाँ पर इस चिन्ह को देखते हैं, इस चिन्ह जिसमें बड़ा रहेगा उसी का इसमें मान आएगा। तो देखिए 3 का मान, ऋण 3 वाले का मान बड़ा है 2 से, इसलिए चिन्ह भी पहले आ गया और उसमें 3 में 2 घटा रहे हैं। दिया ऐसा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ऋण 1। देखो अब इसको इस उदाहरण समझते हैं। हमने किसी से 3 रुपये उधार लिया, अब हम उनको 2 रुपये दे रहे हैं, तो कितना रुपये देना बचेगा, 1 रुपया। तो यही जो आया 1 आया, तो वो जो उधार देना बचा, इसलिए चिन्ह क्या लगा, ऋण चिन्ह के साथ ये आया। अब उसके बाद आता है आपका घटाना। घटाना देखते हैं। अब घटाना में यहाँ पर एक सरल से सवाल ले लेते हैं, जैसे कि ऋण 2 और ऋण 3 कितना हो जाएगा। तो आप देखते हो कि ऋण चिन्ह मिलाकर क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऋण 2 और ऋण 3 कितना हो जाएगा, ऋण 5। इसको हम यूँ समझ लेते हैं कि हमने किसी से 2 रुपये उधारी लिया और उसके बाद पुनः 3 रुपये उधारी लिया, तो हमारे उधार कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो उधार का क्या हो गया, चिन्ह ऋण हो गया और ये 5। तो इस प्रकार से चिन्ह हुआ 5। तो इस प्रकार से घटाना में होता है। अब उसके बाद है गुणा। गुणा में क्या होता है, देखिए चिन्ह के हिसाब से गुणा होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने ऋण गुणा धन करें तो वो हमेशा ऋण होता है ना। तो देखते हैं इसको पहले कि ऋण 2 गुणित 3 बराबर क्या होगा, पहले चिन्ह का गुणा हुआ ऋण और धन का गुणा क्या हुआ, ऋण। 3 3 6, तो ये ऋण चिन्ह के साथ गुणा हो गया आपका 6। तो आया क्या, ऋण 6। अब इसी को अगर यूं रूप में दिया जाए, ऋण 2 गुणित ऋण 3, तो ये क्या हो जाएगा। तो हमको इसको भी जानना पड़ेगा, ऋण गुणा क्या होता है, धन। तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, धन। तो धन चिन्ह को जनरली हम लोग नहीं लिखते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऋण गुणा ऋण बराबर होता है धन। तो ये आ गया। ये संख्या यहाँ पर हो जाए या फिर ये संख्या यहाँ पर, ये संख्या यहाँ पर, चिन्ह वैसे ही लगेगा। तो इस बात को अच्छी तरह से हमको समझना है। फिर आता है भाग। यहाँ पर जैसे संख्या है 4/2, तो देख रहे हैं अंश क्या है, ऋण है, और हर क्या है, धन है। तो हम अंश को हर में भाग दे रहे हैं, तो जिस चिन्ह ऊपर में है वही चिन्ह आपका आ जाएगा, ऋण 2। तो चिन्ह के साथ जा रहा है। अगर ये इस तरह से है, देख लीजिए 4/2, तब भी इस चिन्ह के साथ ये आपका आएगा ऋण 2, इस प्रकार से। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं जो हमको गणित बनाते समय अच्छा से याद रखना पड़ेगा कि गलती ना हो, क्योंकि आने वाले समय में इसी गलती हमको दोहराने से सवाल पूरा गलत हो जाता है। तो ये बेसिक था, बहुत छोटी संख्या में ये इसको समझने का था। फिर आगे देखते हैं, आइए संख्या पद्धति पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। हमने देखा कि संख्या में किस किस प्रकार से होते हैं, तो अब संख्या पद्धति पर सवाल देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा है उसे, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना। तो हमें देखते हैं यहाँ पर कौन से है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमने देखा था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो कौन सा आ रहा है, बी एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगला प्रश्न है, बी निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखो 4 है, √4 है, √3 है, 2 धन √3 3 है, और डी है 5 √3। तो
तो देखना पड़ेगा इनका मान कौन परिमेय संख्या में आता है। तो इसको देखते हैं तो क्या आ जाता है, √4। √4 क्या हो जाएगा, इसी को देखते हैं 2 गुणित 2। तो ये जब 2 जोड़ी बनता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर से बाहर आ जाएगा। तो 2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/1। अतः ये क्या है, निम्न से कौन सी परिमेय संख्या है, तो ये आपका फर्स्ट ए परिमेय संख्या है। इसका उत्तर निकल गया। तो तीसरा देखते हैं, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। तो इसमें हमको देखने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ता है, उस सूत्र को यहाँ पर फिट करेंगे तब आसानी से बन पाता है। ऐसे देखेंगे तो हम कर लिए, अगर जोड़ना चाहिए तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पर आपको ये सूत्र लगा देते हैं और आसानी से निकल जाएगा। तो ये सूत्र है n कोष्टक के अंदर n+1 फिर बटे 2। तो इसी में सूत्र में हम मान रख के देख लेते हैं कि कितना आता है, 40 कोष्टक बंद 40-1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 2 से कटेगा तो कितना बार गया, 20 बार गया। तो 20 गुणित 41 हो जाएगा। तो आप कर लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इतना अगर कर लेते हैं तो कितना हो जाता है आपका, करके देख लीजिए। इसको ऐसे कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गुणित 20 करते हो तो 0 का 0 हो जाएगा, हाँ है ना, और 2 का 2 हो गया, और ये 8 कितना हो गया, 820। तो हमारे ये कौन सा आया, डी। तो इस प्रकार के जब भी आपको कोई प्रश्न दे तो ऐसे प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, तो आपको ये वाला सूत्र, छोटा सा फार्मूला आपको मान रखना है और आपका उत्तर इस प्रकार से निकल। चौथा प्रश्न दिया गया है, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। तो अब यहाँ पर हमको पहले छोटे छोटे संख्याओं को बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिए, बड़े संख्या 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या। हम पहले जानते थे कि छोटे संख्या में अभाज्य संख्या क्या रहता है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो लेकिन हमको यहाँ पर 50 और 90 के बीच तो निकालना पड़ेगा। तो 50 और 90 के बीच कौन कौन संख्या अभाज्य आता है उसको मैंने पहले निकाल के रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आता है आपका, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83 व 89 आता है। तो सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं, 53, 59, 61, 71, 73, 83, 89। तो आता है, आपको जोड़ते हैं तो 635। इस प्रकार से इसका उत्तर कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है।